हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिलेक्शन वे पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल माफी चाहता हूं, आज की क्लास 6 मिनट देरी से शुरू हो रही है उसके लिए, लेकिन एनर्जी वही रहेगी और पूरी ऊर्जा के साथ आज इस टॉपिक को हम लोग खत्म करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किए थे साउथ इंडियन डायनेस्टी में संगम एज को हम लोगों ने खत्म कर लिया था। उसके बाद फाइनली चोल डायनेस्टी के लास्ट तक भी हम लोग पहुंच गए थे। मतलब करीब आप ये मान सकते हो कि दक्षिण भारत में 13वीं शताब्दी तक क्या चल रहा था, ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके थे। अब आज की क्लास में एक एम्पायर कवर करेंगे, या आप ये बोल सकते हो एक डायनेस्टी कवर करेंगे जिसका नाम है गुप्ता डायनेस्टी। अब देखिए है क्या, हमने उत्तर भारत में कहानी कहां तक छोड़ी थी? कुषाण वंश तक हमने उत्तर भारत में कहानी छोड़ी थी। उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत में शिफ्ट हो गए थे। तो आज की क्लास में ये समझेंगे कि अब देखो उत्तर भारत में हो क्या रहा था। पहले आप ये समझो, दक्षिण भारत में हमने देखा, हमारा भारत है, दक्षिण भारत में हमने देखा कि पहले संगम एज आया, ठीक है, संगम पीरियड आया पहले, और संगम पीरियड के बाद यहां पर कई वंशों ने शासन किया, और सबसे लास्ट में जो हमने सबसे बड़ा एम्पायर देखा था वो था चोल साम्राज्य। ठीक है, इसके अलावा और भी थे, जैसे कि गंगा डायनेस्टी आपने देखी, होयसल डायनेस्टी, यादव डायनेस्टी। ठीक है, ये सब छोटी डायनेस्टी थी, लेकिन चोल डायनेस्टी को हम ये देखते हैं एक बड़े वंश के रूप में जिसने दक्षिण भारत में करीब 12वीं शताब्दी तक शासन किया है। ठीक है, लेकिन उत्तर भारत में क्या हो रहा था? उत्तर भारत में हमने कहानी छोड़ी थी कुषाण वंश पे। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके बाद यहां पर क्या आई? गुप्ता डायनेस्टी आई। कौन सी डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी। अब ये गुप्ता वंश की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत मानी जाती है करीब 240 एडी से, और यह वंश कब तक चला? तो यह चला 550 एडी तक। मतलब आप देख सकते हो कि ये 250 वर्षों तक करीब यह वंश चला, गुप्ता डायनेस्टी उत्तर भारत में। अच्छा, इन्होंने कहां से कहां तक शासन किया? तो आपको ध्यान रखना है, आपने प्राचीन कालीन वंशों में अभी तक जितने वंश पढ़े हैं उसमें आपने देखा होगा कि सबसे बड़े क्षेत्रफल पर अगर शासन किया है तो वो मौर्य साम्राज्य ने किया था। तो मौर्य के बाद अगर कोई वंश हुआ है जिसने सबसे बड़े क्षेत्र पर शासन किया है तो वो है गुप्ता डायनेस्टी। अब आप इसको देख लीजिए, जहां पर मैं आउटलाइन करने वाला हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकी सीमा रेखा कहां तक फैली हुई थी। ऊपर कश्मीर कुंडलवन से लेकर हिमालय की पहाड़ियों से पूर्व तक, यहां पे आप देख रहे हो आसाम वाले क्षेत्र तक। देन ये नीचे आई है दक्षिण भारत में इस तरीके से, देन ऊपर आएंगे कलिंग वगैरह, ये पूरे हो गए। मालवा वाला रीजन हो गया, इधर ये उत्तरी दक्कन वाला क्षेत्र हो गया, गुजरात, राजस्थान और सिंध तक, ये हिंदू कुश की पहाड़ियों तक ये फैले हुए थे। तो आप देख सकते हो कि लगभग लगभग इन्होंने उतना क्षेत्र कवर किया है जितने क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य ने अपना शासन किया था। हालांकि मौर्य साम्राज्य ने इस पूरे क्षेत्रफल पर भी शासन किया था। ठीक है, और इनका आप देख रहे हो ये हिंदू कुश की पहाड़ियों तक ही सीमित रहे, लेकिन मौर्यों ने आगे अफगानिस्तान तक शासन किया था। तो मौर्य के बाद अगर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कोई शासन करने वाली वंश हुआ है तो वो वंश है गुप्ता डायनेस्टी। ये चीज आपको ये बताती है कि ये डायनेस्टी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायनेस्टी के टाइम पीरियड में भारत में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। एग्जाम्पल के तौर पर इनके जो सिक्के मिले हुए हैं वो सिक्के भी बहुत कुछ दर्शाते हैं। बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो भी इसी डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित करी गई थी। तो और भी कई सारे अनेकों डेवलपमेंट्स। तो गुप्ता डायनेस्टी इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब समझिएगा एक और बात, जो गुप्ता वंश है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है हमारे लिए? उसका कारण है कि गुप्ता वंश के बाद उत्तर भारत में इस्लाम आ जाएगा धीमे से, क्योंकि अभी यहां पर जो गुप्ता डायनेस्टी है यह 550 ईस्वी तक शासन करेगी। दूसरी तरफ अरब में इस्लाम का उदय हो रहा होगा, तब 610 में पहली बार लोगों को कुरान के बारे में पता लगेगा, और उसके बाद आप देखोगे 712 ईस्वी में पहला आक्रमण हो जाएगा भारत में सिंध में। ठीक है,
अरब से। क्लियर है? तो लगभग लगभग जहां पर 550 एडी पर जाके गुप्ता डायनेस्टी खत्म होगी, उसके करीब 150 वर्षों के बाद ही आप देख रहे हो इस्लाम आ जाएगा उत्तर भारत में। तो एक तरीके से आप यह समझ लीजिए कि आज आप उस डायनेस्टी को समझने और पढ़ने जा रहे हो जिसके बाद भारत में या फिर उत्तर भारत में इस्लाम की स्थापना होने लगेगी। या आप ये बोल सकते हो भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो कन्वर्ट होने लगेगी। लोगों को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया जाएगा, तलवार की नोक पर बहुत सारे लोगों की सभ्यताएं यहां पे बदलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फाउंडर की बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा करी गई थी 240 में। तो पहली बात तो आप फाउंडर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस डायनेस्टी के अंदर जितने भी शासक हुए हैं सब एक से बढ़कर एक शूरवीर शासक हुए हैं। चाहे आप श्री गुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, या समुद्रगुप्त की बात करें, या कुमार गुप्त या विष्णुगुप्त, कोई भी शासक, हर एक शासक यहां पर एक से बढ़कर एक निकला है। एक से बढ़कर एक शक्तिशाली और शूरवीर शासक ये रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा पावरफुल किंग कौन था, तो इन सब में भी द मोस्ट पावरफुल किंग वॉज समुद्रगुप्त। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन था? यह था समुद्रगुप्त। ठीक है, इवन इस डायनेस्टी में समुद्रगुप्त के बारे में हमें सबसे ज्यादा नॉलेज मिलती है। यह बात इस बात का प्रमाण है कि समुद्रगुप्त इस पूरी डायनेस्टी में मोस्ट पावरफुल रहा है। यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने, मुस्कान का कहना है सर 543 या 550 कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कहीं कहीं पर 543 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर 550 भी मिलेगा। मैंने वहां 550 लिख दिया है, यहां पर 543 लिखा हुआ है। ठीक है, आप कोई भी लेकर चलिए, आपसे कभी यह नहीं पूछा जाएगा कि कौन से वर्ष तक चला था गुप्ता डायनेस्टी या एग्जैक्टली कौन से वर्ष से शुरुआत हुई थी। प्राचीन काल में कभी भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि सबको पता है अलग अलग सोर्सेज में, अलग अलग लिटरेरी फॉर्म में बहुत अलग अलग ईयर्स लिखे हुए हैं, तो हम केवल अंदाजा लेकर चलते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में हम सन की अपेक्षा में शताब्दी की ज्यादा बात करते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि 3री शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया हुआ है। ठीक है, 250 वर्षों तक करीब करीब शासन किया हुआ है। सर आज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बस इसको हो जाने दीजिए। ठीक है, ये मैप है जहां से इन्होंने हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर कलिंग तक, इधर अगर पूर्व में हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर थार के रेगिस्तान और आगे सिंध तक इन्होंने अपना शासन चलाया हुआ है। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत श्रीगुप्त के द्वारा करी गई। इन्होंने इसकी शुरुआत जो है यह लगभग प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां से इसका उत्पत्ति करी। और ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों का इतिहास में कहना है कि ये एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी, जबकि उससे भी ज्यादा लोगों का यह मानना है कि यह वैश्य डायनेस्टी थी। वैसे भी आज की डेट में आप देख सकते हो कि जो गुप्ता हैं जिस भी पर्टिकुलर कास्ट से हैं, ठीक है, आप वैसे कास्ट का तो उल्लेख है ही नहीं। कास्ट वर्ड पहली बार पता है किसने यूज किया? पोर्चुगीज ने आकर भारत में यूज किया। भारत में जाति वर्ड यूज नहीं किया जाता था, भारत में वर्ण वर्ग यूज किया जाता था। पहली बार पुर्तगालियों ने आकर यहां पर कास्ट वर्ड यूज किया। ठीक है, तो आज की भी डेट में अगर आप गुप्ताओं को देखोगे तो वो वैश्य वर्ग से आते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि गुप्ता डायनेस्टी के जो लोग थे ये वैश्य वर्ग से संबंध रखते थे। हालांकि बहुत कम लोगों का कहना है कि ये एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी। तो आप भी हमेशा जाएंगे वैश्य के साथ। ठीक है, धीमे धीमे करके इन्होंने अपनी डायनेस्टी को बढ़ाना शुरू किया। आसपास के क्षेत्रों में मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी किए। बहुत शुरुआत में आपने मगध अंपायर में पढ़ा था कि मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब क्या है कि किसी दूसरे क्षेत्र की राजकुमारी से विवाह कर लो, ऑटोमेटिकली ही वो पूरा क्षेत्र आपको मिल जाएगा। इस तरीके से इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो डायनेस्टी है गुप्ता डायनेस्टी, इट इज नोन एज द गोल्डन एज। इसको हम क्या बोलते हैं? गुप्ता डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है।
मतलब हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इसको स्वर्ण युग कहा क्यों जाता है? ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि यह वो डायनेस्टी है जिसके टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा सोने का यूज किया गया, सबसे ज्यादा गोल्ड का यूज किया गया। इसके अलावा इतिहास में कोई ऐसी डायनेस्टी नहीं है जिसने इस लेवल पर सोने का यूज किया था। गुप्ता डायनेस्टी के जो शासक रहे हैं, इन शासकों ने अपने मुकुट में, अपने तलवार के हैंडल्स में, इनके जो खाने के बर्तन होते थे वो भी सोने के होते थे। तलवारों के हैंडल, मुकुट हो गए, जूते भी सोने के होते थे, लेटने वाले पलंग भी सोने के होते थे, महल की दीवारों में सोने का पत्र चढ़ा होता था। तो इतना ज्यादा गोल्ड का यूज किया जा रहा है। प्लस इन्होंने जो अपने कॉइन्स चलाए थे वो भी सोने के सिक्के चलाए थे। ये सब कारण है जिसकी वजह से इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तर भारत में गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड करीब 240 से लेकर 550 के आसपास तक, ये जो 250 वर्षों का टेन्योर है, इसे स्वर्ण युग कहा जाता था। और स्वर्ण युग के बाद ही आप देखोगे इस्लामिक इन्वेडर्स जब हमला करेंगे भारत में, तो यही कारण है कि इस टाइम पर यह माना जाता था कि भारत बहुत संपन्न है। और यही कारण है कि बाद में ब्रिटिशर्स ने आकर इसको सोने की चिड़िया बोला, क्योंकि इस तरीके की डायनेस्टीज हैं जो कि यहां पर गोल्ड का इतने बड़े पैमाने पर यूज कर रही हैं। इस पर अभी बात करेंगे कि इस डायनेस्टी के बारे में हमें कहां से पता लगता है। तो ध्यान रखिएगा, विशाख दत्त के द्वारा रचना एक करी गई है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम और साथ में मुद्रा राक्षसम, इन दोनों में हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता लगता है। जैसे कि आपने पहले देखा था मौर्य साम्राज्य के बारे में मेगस्थनीज की इंडिका से पता लगता है, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है उससे पता लगता है। तो सिमिलरली गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमें विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई दो रचनाओं से मेनली पता लगता है। ठीक है, एक तो देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा मुद्रा राक्षसम। एक और बात ध्यान रखिएगा, चाइनीज ट्रैवलर या स्कॉलर आप बोल सकते हो, जो कि बौद्ध धर्म में रुचि रखता था और रिसर्च करने के लिए भारत में आया था, और इसका नाम था फयान। ठीक है, यह भी गुप्ता डायनेस्टी के ही टाइम पीरियड में भारत में आया था। अगर आपसे पूछता है कि गुप्ता डायनेस्टी के किस शासक के टेन्योर में आया था, तो आपका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर है इतनी बात? सर आपने इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय क्यों नहीं कराई है? भाई लास्ट वाला चैप्टर देखो, कराई हुई है राष्ट्रीय आय, हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, जाके बिल्कुल लास्ट वाली क्लास देखो, कराई हुई है। केवल 3 स्टेप में बताया है कि किस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे। ठीक है, पहला स्टेप जीडीपी लीजिए, आप देखोगे वहां पर। दूसरा, उसमें आपको नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको एनआईएफए बोलते हैं। और तीसरे में एक स्टेप लेना होता है जिसमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पे आना होता है। केवल 3 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। प्लस आप देखोगे एक फॉर्मूला भी बताया हुआ है, वो जो बना के स्क्वायर वाला, तो एक बार देखिए जाकर, लास्ट क्लास में मैंने हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ही पढ़ाया है भाई। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ध्यान रखिएगा, जिसके टाइम पीरियड पे फायान भारत में आया था। भाई दूसरी क्लास की बात अभी हम लोग ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, एसएससी के नोटिफिकेशन का बेटा अभी किसी को कुछ नहीं पता है। जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं वो सब व्यूज वगैरह के लिए बना रहे हैं, किसी के फूफा नहीं बैठे हुए हैं वहां पर। तो टेंशन फ्री हो जाइए, जब आएगा तो सबको पता लग जाएगा। इस डायनेस्टी में शासक कौन कौन से हुए, तो ध्यान रखिएगा। श्रीगुप्त के द्वारा स्थापना करी गई। श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कोई बता सकता है कौन था? एनी आइडिया?
चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा, नो आइडिया, बताइए। कुमारगुप्त, ठीक है, जिसके बारे में अभी मैंने बात करी थी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का बेटा स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त का बेटा सबसे लास्ट में विष्णुगुप्त। बेटा या पौत्र मान लीजिए, इस बीच में एक दो शासक और हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा विष्णुगुप्त इज द लास्ट रूलर। अब कुछ चीजें यहां पर जो कि ये जो हिरार्कल फॉर्मेट है ये आपको याद रखने में मदद करेगा। पहली चीज क्या कि श्रीगुप्त कौन है, यह फाउंडर है, ये क्या है, संस्थापक है, इसके द्वारा स्थापना करी गई, ठीक है। घटोत्कच ने आसपास के क्षेत्रों में अपनी डायनेस्टी को बढ़ाने का काम किया, ठीक है, एक सफल शासक रहा ये, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, इसने सीमा रेखाओं के तौर पर सबसे ज्यादा बढ़ाया, ठीक है, सबसे, ध्यान रखिएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य है जो आपने मौर्य साम्राज्य में पढ़ा था, जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था चाणक्य के साथ मिलकर, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सीमा रेखा बढ़ाने वाला शासक ये रहा, जिसने गुप्ता डायनेस्टी के पैरों को बहुत दूर दूर तक फैलाया। समुद्रगुप्त इज मोस्ट पावरफुल किंग, सबसे शक्तिशाली शासक ये रहा, ठीक है। प्लस इसी के हमें गोल्डन कॉइन्स भी मिलते हैं, इसी के सोने के सिक्के भी हमें मिले हुए हैं, ठीक है, अभी उस पर भी बात करेंगे। देन चंद्रगुप्त द्वितीय, देन कुमारगुप्त। कुमारगुप्त किस लिए इंपॉर्टेंट है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी, ठीक है। कहां पर, बिहार में। एक टाइम पर भारत में मौर्य साम्राज्य के समय पर तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, ठीक है, जहां पर चाणक्य जैसे बहुत बड़े बड़े गुरु पढ़ाया करते थे, ठीक है। लेकिन एक समय के बाद गुप्त डायनेस्टी के कुमारगुप्त ने भी एक इसी तरीके का विश्वविद्यालय बनाने की स्थिति करी, और इन्होंने बिहार वाले रीजन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय उस टाइम का बना जहां पर जिसका चयन हो जाता था उसको मुफ्त में रहने की फैसिलिटी थी। वो यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय में हॉस्टल फैसिलिटी के अंतर्गत रह सकता था, खाने से लेकर उसको सारी व्यवस्थाएं मुफ्त में दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर करीब 7 लाख से ज्यादा किताबें थी, 7 लाख से ज्यादा, समझिएगा, ठीक है। और ये वो टाइम पीरियड था जब भारत से ही नहीं दुनिया भर से स्कॉलर्स नालंदा विश्वविद्यालय में आकर पढ़ाई करते थे, चाहे तो चाइनीज ट्रैवलर हो, चाहे कि ग्रीक ट्रैवलर्स हो, चाहे फारसी हो, बहुत सारे स्कॉलर्स आके नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करते थे। आगे चल के आप देखोगे बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गोरी का कमांडर होगा, वो इस विश्वविद्यालय को आग लगा देगा, और ऐसा कहा जाता है कि जब इसको आग लगाई गई थी तो 6 महीने तक इससे धुआं उठता रहा था, क्योंकि इसके अंदर जो 7 लाख किताबें थी वो जलकर खाक हो गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय जब जलाया गया तो केवल एक भारत की बिल्डिंग नहीं जल रही थी, ये जो किताबें जली थी ये किताबें भारत की प्राचीन संस्कृति का हिस्सा थी। तो जब यह विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने जलाया तो इसका मतलब केवल बिल्डिंग या ईंटें नहीं जल रही थी, भारत की संस्कृति जल रही थी, भारत का वो ज्ञान जल रहा था जिसके लिए दुनिया भर के स्कॉलर्स यहां पढ़ने आते थे, और वो संस्कृति और वो ज्ञान बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। तो अब आप देखोगे कि किस तरीके से आगे इस्लाम का उदय होगा, और आप भारत में जो पहले से स्थापित बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, धीमे धीमे करके वैनिश होने लगेंगी। लास्ट में ध्यान रखिएगा विष्णुगुप्त, इसको हम लोग लास्ट रूलर के रूप में जानते हैं, आखिरी शासक है ये, ठीक है। तो ये हिरार्की थोड़ी सी ध्यान रखिएगा जिससे आपको मदद मिलेगी गुप्त डायनेस्टी को समझने में। अब इनके टाइम पीरियड को स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है।
क्यों कहा जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में भारत में कई हमले हुए और ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हर एक हमले से भारत को बचाया और गुप्ता डायनेस्टी को बरकरार रखा। इवन इतना ही नहीं, दूसरे देशों पर भी हमला किया, जैसे श्रीलंका पर भी हमला किया, इंडोनेशिया वाले रीजन पर भी कुछ जगहों पर हमला किया। ठीक है, इन्हें भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है और गुप्त वंश के सबसे महान और पावरफुल किंग में से भी माना जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, अब इसको भारत का नेपोलियन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बाहरी आक्रमणों से समुद्रगुप्त ने हमेशा भारत को बचाया। इलाहाबाद स्तंभ का जो शिलालेख है यह हमें समुद्रगुप्त के मिलिट्री के बारे में बताता है कि समुद्रगुप्त ने किस तरीके से अपनी सेना को स्थापित किया था। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी शासक जब अपनी सेना पर ध्यान देता है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने राज्य को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और एक्सपेंशन भी लगातार कर रहा होता है दूसरे क्षेत्रों में। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहां से पता लगता है? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो शिलालेख हैं उनसे हमें पता लगता है। अपनी सैन्य विजयों के बाद अश्वमेध यज्ञ भी समुद्रगुप्त ने कराए हुए हैं। इससे हमें यह पता लगता है कि समुद्रगुप्त वैदिक कल्चर में मानने वाला था, या फिर आप बोल सकते हो जितने भी वैदिक रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करने वाला था। हालांकि समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ के बारे में समुद्रगुप्त के सिक्कों से भी पता लगता है। सबसे बड़ा योगदान भारत का राजनीतिक एकीकरण था। यह वो टाइम पीरियड था जहां पर आखिरी बार भारत यूनाइट हुआ था। आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी या आपको अजीब लगेगा, क्योंकि अब आप इसके बाद जैसे ही आपका मिडवल शुरू होगा आप कभी भी नहीं पाओगे कि भारत यूनाइट होगा। जब पृथ्वीराज चौहान को जरूरत होगी तो आसपास में कई सारे राजे महाराजे मना कर देंगे मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ने से। जब ऐसे ही दिल्ली सल्तनत में आप देखोगे चित्तौड़गढ़ के शासक जो रावल रतन सिंह हैं, जब उनको जरूरत पड़ेगी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, तो आसपास के जितने भी राजपूती शासक हैं वो अपनी साख बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मदद करने से मना कर देंगे। देन आप मुगलों में जाएंगे तो मुगल सल्तनत में फिर हम भारतीय जो जितने भी राजपूत शासक हैं, केवल एक महाराणा प्रताप को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब बैकफुट पर ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, वो हमें गुलाम बना लेंगे। तभी मैं कह रहा हूं ये आखिरी बार है जब भारत यूनाइट हो रहा था, और इस एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? समुद्रगुप्त को। इसके बाद भारत आपको जल्दी से यूनाइट होता हुआ नहीं दिखेगा। एक चाइनीज सोर्स है जिससे पता लगता है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में बौद्ध मंदिर निर्माण की अनुमति समुद्रगुप्त से मांगी थी। एक ऐसा टेक्स्ट है जिससे पता लगता है कि ऐसा हुआ था। तो यह चीज हमें दर्शाती है कि समुद्रगुप्त कहीं ना कहीं श्रीलंका को भी कन्क्वेस्ट कर चुका था। श्रीलंका के जो राजे महाराजे थे वो कुछ भी यहां पर करने के लिए समुद्रगुप्त से परमिशन लेते थे और उसे टैक्स भी देते रहे होंगे। समुद्रगुप्त को अनेक उपाधियां दी गई हैं। कौन कौन सी उपाधि दी गई है? इसको भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त को पोइट्रीज पढ़ने का और बनाने का बहुत शौक था। इसके अलावा समुद्रगुप्त से ही भारतीय इतिहास के पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वीणा है। ठीक है, वीणा बजाते हुए। अब ऐसा हमें पता कैसे लगा है? क्योंकि समुद्रगुप्त का एक सिक्का है सोने का जिसमें समुद्रगुप्त की आकृति बनी हुई है, जिसमें समुद्रगुप्त वीणा बजा रहा है। तो इस बात से हमें अंदाजा लगता है कि प्राचीन काल में सबसे पहले हमने किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना है? तो हमने वीणा के बारे में जाना है। ठीक है, इससे पहले आपने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, जैनिज्म हो, बौद्धिज्म हो, या फिर वैदिक पीरियड हो, एंशिएंट डायनेस्टीज आपने पढ़ ली, कहीं पर भी आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र मिला? नहीं मिला। तो यह पहली बार है जब हमें प्राचीन काल में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में समुद्रगुप्त से पता लगता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा या तो टाइटल से कि कौन सा शासक है जिसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, या फिर कविराज के नाम से जाना जाता है। आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो समुद्रगुप्त था वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था? तो आपका आंसर क्या होगा? वीणा बजाता था।
समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु उन्होंने महान बौद्ध विद्वान वासुबंधु का भी संरक्षण किया। आप देख सकते हो भारत में जितने भी राजे महाराजे हुए हैं, चाहे वो साउथ इंडियन डायनेस्टी हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी हो, हर एक शासक अपने धर्म को तो मान ही रहा है, साथ में जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। यही काम समुद्रगुप्त ने भी किया। अब आपको पता है वैष्णव धर्म का अनुयायी होने का मतलब क्या है। कल हम लोगों ने इसके बारे में बात भी करी थी। एक होते हैं वैष्णव, दूसरे होते हैं शैव। वैष्णव में मानने वाले क्या कहलाते हैं, वो वाले संत क्या कहलाते हैं, अलवार कहलाते हैं, ठीक है। जबकि शैव में मानने वाले जो संत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नैनार कहलाते हैं। वैष्णव वो होते हैं जो कि विष्णु और उनके 12 अवतारों की पूजा करते हैं। शैव कौन होते हैं, जो कि शिव की पूजा करते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, समुद्रगुप्त भगवान विष्णु की पूजा करने वाला था या भगवान विष्णु का अनुयायी था। अब प्रयाग प्रशस्ति के जो शिलालेख हैं, इससे हमें किसके बारे में पता लगता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रयाग प्रशस्ति मतलब बात हो रही है इलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन पिलर्स की, जिससे हमें समुद्रगुप्त की आर्मी के बारे में पता लगता है। शुरू में यह कौशाम्बी में था, बाद में अकबर इसे प्रयागराज में ले गया था। अकबर मतलब वही मुगल एम्परर, ठीक है। हालांकि ओरिजिनली ये कौशाम्बी में था। तो आज की डेट में भी ये आपको प्रयागराज में ही मिलेगा, उर्फ इलाहाबाद में। इस शिलालेख का लेखक हरिसे को माना जाता है, क्योंकि ये जो शिलालेख है उसमें राइटर का नाम हरिसे लिखा गया है। तो हमें यह पता लगता है कि कोई एक लेखक हुआ करते होंगे उस टाइम पे, जिनका नाम था हरिसे, जिनके द्वारा समुद्रगुप्त के शिलालेख लिखे गए हैं। नाउ समुद्रगुप्त के 6 तरीके के सोने के सिक्के हमें मिले हुए हैं। ये 6 तरीके के सोने के सिक्के अलग अलग प्रकार के हैं, जो कि हमें बहुत कुछ बताते हैं गुप्त डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे। क्या क्या, अब आप देख सकते हो, एक सिक्का है गरुण ध्वज, दूसरा है धनुर्धारी प्रकार का, तीसरा है बैटल एक्स कॉइन, चौथा है टाइगर स्लेयर कॉइन, पांचवा है अश्वमेध सिक्का और छठवां है ल्यूटिनिस्ट कॉइन, ठीक है। अब यहां पर आप पहचानिए, खुद से ही पहचानिए, ये जो आपको घोड़े वाला सिक्का दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अश्वमेध सिक्का। क्या बोलते हैं, अश्वमेध सिक्का। इससे हमें पता लगता है कि वैदिक कल्चर को समुद्रगुप्त ने अपनाया हुआ था, वो भी अश्वमेध यज्ञ करता था। दूसरा आप यहां पे देख सकते हो, ये वाला आप देख सकते हो, समुद्रगुप्त की आकृति बनी हुई है और कंधे पर रखी हुई है क्या, वीणा रखी हुई है। तो ये आपका ल्यूटिनिस्ट कॉइन है, ठीक है। सिंपली आप यहां पे देख सकते हो, आप देख सकते हो कोई एक व्यक्ति है जो कि शिकार कर रहा है, इस मुद्रा में है और हाथ में आप देख रहे हो उसके धनुष और बाण है, ठीक है भाई। ये धनुष है ना, ये धनुष है ना, ये व्यक्ति देखिए इस मुद्रा में है और सामने से देखिए शेर उसके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि समुद्रगुप्त शेर का संहारक भी था। शेरों से खेलना उसकी प्रवृत्ति थी, शेरों का शिकार भी करता था और इजीली कंट्रोल कर सकता था। यह बताता है और दर्शाता है कि कितना शक्तिशाली शासक था। इसी सिक्के को हम लोग क्या बोलते हैं, धनुर्धारी सिक्का या फिर आर्चर टाइप कॉइन बोलते हैं। ये वाला सिक्का देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है समुद्रगुप्त है जिसने कैवलार पहना हुआ है, मुकुट पहन रखा है और हाथ में बैटल एक्स है, कुल्हाड़ी है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटल एक्स कॉइन। देन आप यहां पर देखिए, इस सिक्के में आपको दिखाई दे रहा है कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसने पैर से अपने एक शेर को दबा रखा है और उसका संहार कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, देखिए ये बैठा हुआ है, ये नीचे शेर है, इसको अपने पैर से दबा रखा है और उसका संहार कर रहा है, वध कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइगर स्लेयर कॉइन, ठीक है, शेर का संहार करने वाला। और सबसे लास्ट में यहां पर यह रिचुअल से जुड़ा हुआ सिक्का होगा जिसको गरुण ध्वज कॉइन के नाम से जाना जाता है। तो ये 6 सिक्के हमें मिले हुए हैं जो कि समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड के हैं और जो कि ये दर्शाते हैं कि समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे गुप्ता डायनेस्टी में कौन कौन से रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे, समुद्रगुप्त किस तरीके का शासक था और साथ में किसको किसको संरक्षण दिया हुआ था। क्लियर है भाई? मानव का कहना है सर जीएस में सब पढ़ना जरूरी है सर, क्या इतना सिलेबस है? बेटा पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, आज से 4-5 साल पहले, ठीक है। आप ये मान के चलो आज से 4-5 साल पहले
मैं जीएस का जो बैच है वो 2 महीने में ख़त्म करता था, लेकिन आज जीएस का बैच ख़त्म करने में मुझे 5 महीने लग रहे हैं, मतलब दुगने से भी ज़्यादा समय लग रहा है। उसका कारण ये है कि अगर मैं उसी तरीके से केवल इम्पोर्टेंट से ख़त्म कर दूंगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो केवल इम्पोर्टेंट की तरफ मत भागिए। ये आपकी किस्मत है कि आपको इसी ईयर में पेपर देना है। वो आपकी किस्मत होती कि आप 5 साल पहले पेपर देते, लेकिन आज की डेट में तो केवल इंपॉर्टेंट पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको यह बोल सकता हूं कि आप जब एक बार फाउंडेशन कर लें तो एग्जाम देने जाने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल से पूरी ल्यूसेंट जरूर कवर करके जाइएगा। ध्यान रखना, हर एक बच्चे से मैं बोल रहा हूं, आपको मेरे यूट्यूब चैनल से ल्यूसेंट सीरीज पूरी कवर करके जानी है। आप ही को केवल पता होगा कि एग्जाम में क्या फायदा उससे आपको मिला है, बाकी कोई नहीं आपको बता पाएगा। हजारों सिलेक्शन उस सीरीज की वजह से हो चुके हैं, और आप में से भी बहुत होंगे आगे चल के जिनके सिलेक्शन होंगे। तो एक बार फाउंडेशन कवर करने के बाद वो जो ल्यूसेंट सीरीज मैंने कवर कराई है 15 क्लासेस में, 1500 क्वेश्चन, एक्चुअली वो 1500 क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसमें मैंने डिस्कशन 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस का किया है, तो वो जरूर करके जाना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जो पीडीएफ है वो अपलोड हो चुकी है। जो मैंने आपसे वादा किया था ना हिस्ट्री की पीडीएफ का, तो वो फाइनली बन गई थी। जिसको भी डाउनलोड करना है जाके कर लीजिए। हिस्ट्री पीडीएफ दोनों फॉर्म में मैंने अपलोड कर दी है। उसको बनाने में काफी समय लग गया, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, आप देखोगे केवल कुछ ही पेज में, 10 से कम पन्नों में आप देखोगे किस तरीके से मैंने हिस्ट्री के नोट्स बना दिए हैं आपके लिए, पूरे एंशिएंट से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक। ठीक है, तो ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। जिनको नहीं पता है उन्हें एक बार फिर से बता देता हूं, टेलीग्राम की आईडी है वरुण अवस्थी जीएस। ठीक है, अगर वरुण अवस्थी जीएस से नहीं मिल रही है तो दूसरा भी तरीका है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कोई भी वीडियो पर क्लिक करिए और क्लिक करके उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए। जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको ऑफिशियल टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है भाई, कुछ ही टाइम में इसी तरीके की पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स सबकी अपलोड करूंगा। अभी फिलहाल हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी बननी थी वो हो गई, अब पॉलिटी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखें जरा आपको कितना याद रहता है। और क्वेश्चंस हल्के नहीं लेकर आया हूं, क्वेश्चंस का लेवल मैं चाहता हूं आपको पता लगे, आप बिल्कुल भी धोखे में नहीं रहें कि बहुत छोटे और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं, मैं जानबूझकर आपके लिए टफ लेवल के क्वेश्चन लाया हूं, इजी तो आप कर ही लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2021 में पूछा गया था पीएससी में, हालांकि पीएससी लेवल का क्वेश्चन है, बट आप देखिए आपको कितना दम लग रहा है इसमें। क्या बोल रहा है? दक्षिण भारत के मेगालिथिक लोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, मेगालिथिक का मतलब जिनका जीवन पत्थर पर निर्भर करता था। ठीक है, प्राचीन काल में। क्या कह रहा है? उन्होंने लौह उपकरणों और हथियारों का प्रयोग किया। क्या ऐसा हुआ? जी हां, दक्षिण भारत के लोगों ने लोहे के हथियारों का उपयोग किया था। वे कृषि और पशुपालन से परिचित थे। आपको संगम एज में हर जगह पर यह पता लगा है कि दक्षिण भारत की जितनी भी डायनेस्टीज हैं सब कृषि और पशुपालन से परिचित थे। यह भी सही है। उनके समाधि स्थल मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास को दर्शाते थे। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दक्षिण भारत में ज्यादातर जितनी भी डायनेस्टीज हैं वो सब या तो वैष्णव में मानने वाली थी या तो शैव में मानने वाली थी। मतलब या तो शिव को अपना आराध्य मानते थे या तो विष्णु को मानते थे, और दोनों ही फॉर्म में वो हिंदू धर्म को मान रहे हैं। ठीक है, और हिंदू धर्म में हमेशा जो पुनर्जीवन है उसकी मान्यता है। ठीक है, तो ये चीज भी दर्शाती है। तीनों ही यहां पर सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है
डी, तो हम जाएंगे डी के साथ। क्लियर है इतनी बात सभी को? मिलिंद का आंसर सही था। अगला देखिए एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में क्या बोल रहा है? पहला संगम मदुरै में हुआ और इसमें देवता और ऋषि शामिल हुए थे। देखिए, जैसे कि बौद्ध धर्म में आपने देखा ना 4 मीटिंग हुई थी, 4 काउंसिल। जैन धर्म में आपने देखा 2 मीटिंग हुई थी। उसी तरीके से संगम एज की जब मैंने शुरुआत करी थी तो आपको पढ़ाया था कि इसको संगम एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में जो संत वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, जो पोएट होते थे, जो लेखक होते थे, उनकी मीटिंग होती थी कुछ समय में, ठीक है। तो क्योंकि वो सब एक जगह आकर मिलते थे, इस वजह से उसको संगम कहा जाता था, ठीक है। और उस पूरे टाइमलाइन को हमने क्या बोल दिया? संगम पीरियड या संगम एज। क्लियर है? तो यहां पर टोटल कितने संगम हुए इस तरीके के? टोटल 3 संगम हुए थे। तो आपसे उसी के बारे में कह रहा है कि पहला संगम मदुरै में हुआ, इसमें देवता और ऋषि शामिल हुए थे। यह बात बिल्कुल सही है। यह संगम एज का वो हिस्सा है जिसके बारे में बहुत ज्यादा अवशेष या एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ, जिसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने करी थी। इसके बारे में आपको बिल्कुल पता है, आपने पढ़ा हुआ है, यह भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा संगम मदुरै में हुआ, जिसमें तोल काप्यम जैसी रचनाएं हुई। तोल काप्यम के भी बारे में आपने पढ़ा है, आप अपने नोट्स में देखिएगा, पीडीएफ में देखिएगा, अगर आपको याद नहीं है तो। यह भी स्टेटमेंट सही है। तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर भी सही है। हम जाएंगे सी के साथ। बहुत आराम से धैर्य के साथ पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आराम से पढ़िए, कोई पेपर नहीं चल रहा है। क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो ठीक है, क्लास में ही हो अभी। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर केवल क्वेश्चन लेके आ सकता था, लेकिन आप देख रहे हो मैंने क्वेश्चन के साथ बहुत कुछ आपको यहां पर दे दिया है साथ में। ये चाहता तो नहीं भी दे सकता था, लेकिन ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पढ़ना है आपको, ठीक है। जो क्लास में नोट्स दिए हैं वो तो है ही, ये एक्स्ट्रा नोट्स मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के साथ। तो इसको पढ़ना है। अगर इसको रख दोगे और धूल जमती रहेगी तो कोई मतलब नहीं है। और तभी मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास में 100 स्टूडेंट होते हैं, 100 के 100 का सिलेक्शन नहीं होता है। डिपेंड आप पे करेगा कि आप उन 10 में से हो जिनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 90 का तो नहीं होता है, केवल 10 का होता है, क्योंकि 10 में वो पोटेंशियल होता है जो कि हर क्लास को फॉलो करते हैं। क्लास के बाद जो नोट्स होते हैं उन नोट्स को पढ़ते भी हैं। मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो क्लास पढ़ लेते हैं, उनको लगता है, आप ये मान के चलिए 100 में से 50 तो पूरा बैच ही नहीं अटेंड कर पाते हैं, अब बचे 50। अब इन 50 में से 40 ऐसे होते हैं जो क्लास अटेंड कर लेते हैं, जिनको लगता है हमारा क्लास करके सिलेक्शन हो जाएगा, सेल्फ स्टडी नहीं करते। और बाकी बचे केवल 10 ऐसे होते हैं जो क्लास भी करते हैं, बाद में अपने नोट्स भी पढ़ते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं। तो आप अगर केवल इतना कर रहे हो ना, दोनों काम, सेल्फ स्टडी बाद में नोट्स, अब अगर आप पढ़ ले रहे हो और क्लास कर रहे हो, तो आप ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसे। लेकिन मैंने कहा ना, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी में इसे करना है। यही कारण है कि 100 में से 10 ही सिलेक्ट होते हैं। ये वाला देखिएगा, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? वर्ड्स के बारे में देखो हमसे पूछ रहा है। एक वर्ड बोल रहा है एरीपट्टी। एरीपट्टी क्या होता था? वह भूमि जिसकी आय गांव के तालाब के रखरखाव के लिए अलग रख दी जाती थी। मतलब आपसे कह रहा है एरीपट्टी उसको बोलते थे, वो जमीन जिस जमीन से अगर कोई इनकम हो रही है तो उस इनकम का यूज उस गांव का जो तालाब है उसको मेंटेन करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि तालाब से ही हर कोई पानी ले रहा है, तालाब से ही जीवन चल रहा है उसी पानी से। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऐसी जमीन को एरीपट्टी बोलते थे। तन्यूर, एक ब्राह्मण या ब्राह्मणों के समूह को दान में दिए गए गांव। क्या ये बात सही है? एक ब्राह्मण को दान में दिए गए जो गांव हैं उसको तन्यूर कहा जाता था? नहीं, कल की ही क्लास में आपने पढ़ा है, ब्राह्मण को जो दान मिलता था उसको क्या बोलते थे?
ब्रह्मदेव बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रह्म देव बोलते थे। ठीक है, तो ये वाला तो गलत है। तन्यूर नहीं बोलते थे, ब्रह्मदेव बोलते हैं ब्राह्मण को जो दान दिया है। तीसरा पढ़ो, घटिकाएं मंदिरों से संबंधित शिक्षण संस्थान। ये बात बिल्कुल सही है। मंदिरों में जो टीचिंग्स के पर्पस से जो जगह यूज करी जाती थी उसको घटिकाएं बोलते थे। ये बात सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट है कोई ऑप्शन? डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है। कई लोगों ने आंसर कर दिया था, क्या बात है, वेरी नाइस। हालांकि यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है और कोई बड़ी बात नहीं है, यह अब एसएससी में भी पूछ दिया जाए क्योंकि 10 साल हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैंने आपको नोट्स दिए हैं कुछ, जहां से ये देखिएगा कि संगम एज में और दक्षिण भारत की डायनेस्टीज में किसको किस नाम से जाना जाता था। तो एरीपट्टी तो ठीक है, आपने देख लिया, गांव के तालाबों के रखरखाव हेतु जो जमीन दी जाती थी। दूसरा, देवदान या साल भोग किसको बोलते थे? मंदिरों को दान में दी गई जो जमीन है उसको साल भोग बोलते थे, या इसी को देवदान, कल की क्लास में आपने पढ़ा था। ब्राह्मणों को दान में दी गई जमीन ब्रह्मदेह, अभी आपने देखा। गैर ब्राह्मण कृषक जो हुआ करते थे उनकी जमीन को क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे वेल्लन वग्गय, ये भी आपने पढ़ा था। जैन संस्थानों को जो जमीन दान में दी गई है ऐसी जमीन को पल्लित छन्नम बोला जाता था। कर मुक्त दान में दिए गए गांव या गांव समूह, मतलब कहने का यह कि अगर कोई गांव या फिर गांवों का समूह दान में दिया गया है और उन गांवों के ऊपर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इस तरीके के गांव को क्या बोलते थे? तन्यूर, जिसकी अभी बात करी गई थी। मंगलम किसे बोलते थे? व्यक्तियों या संस्थाओं को दी गई कर मुक्त जमीन को मंगलम बोलते थे। बिना वेतन का श्रम अगर किसी से कराया जा रहा है, जिसको अनबॉन्डेड लेबरिंग बोलते हैं, या हिंदी में जिसको बदुआ मजदूरी बोलते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति किसी से बदुआ मजदूरी करा रहा है तो बदुआ मजदूरी को क्या बोलते थे? वेट्टी बोला जाता था। सामान्य ग्रामीणों की जो ग्राम सभा होती थी, कई बार आप पढ़ चुके हो, उर इसको बोलते थे। ब्राह्मणों की जो सभा होती थी उसे सभा या महासभा बोला जाता था। व्यापारियों की जो सभा होती थी इसको नगरम बोला जाता था, यह भी कल की क्लास में आपने पढ़ा था। कई गांवों का प्रशासनिक समूह जो होता था, मल्टीपल गांवों को अगर मिला दिया गया तो उसे नाडु बोलते थे। स्थानीय अधिकारियों के चयन की लॉटरी प्रक्रिया जो होती थी उसे कुडविल्लो। ठीक है, ये वाला देखिए, जीडी 2022 में पूछा गया है हाल फिलहाल में ही। क्या कह रहा है? मुट्टा रैयरों ने कावेरी डेल्टा में सत्ता संभाली थी, वे किन पल्लव राजाओं के अधीन थे? वैसे मैं आपको बता दूं मुट्टा रैयर क्या थे। मुट्टा रैयर सरदारों का समूह हुआ करता था। ठीक है, सरदारों का समूह जो कि राजाओं के बिहाफ पर किसी जगह पर शासन करते थे। जैसे मान लीजिए ये राजा है, ठीक है, राजा ने इस क्षेत्र की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दी, इस क्षेत्र की जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति को दी, इस क्षेत्र की जिम्मेदारी किसी तीसरे व्यक्ति को दी। तो ये जो ए, बी और सी हैं, ये कौन है? यही है मुट्टा रैयर। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि आज की डेट में हर एक राज्य के अंदर जो राज्यपाल है वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट वहां पर सारी चीजें मॉनिटर करता है। हर एक राज्य में गवर्नर का काम होता है यह देखना कि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से चल रही या नहीं। उसी तरीके से प्राचीन काल में दक्षिण भारत में राजाओं के आधार पर यह शासन करते थे, जिनको मुट्टा रैयर बोलते थे, जो कि राजा के सरदार कहलाते थे। तो वही आपसे पूछ रहा है कि कावेरी डेल्टा में सत्ता इन्होंने संभाली थी, वे किन पल्लव राजाओं के अधीन थे? अब आप खुद बताइए, आपने पल्लव वंश पढ़ा हुआ है, इन्होंने इस पूरे रीजन में शासन किया हुआ है। ठीक है, कावेरी नदी यहां से निकल रही है, तमिलनाडु में आती है, यहां पर डेल्टा बनता है, इस जगह की बात हो रही है। ठीक है, तो बात हो रही है किसकी? कांचीपुरम की। ठीक है, नैन्सी आंसर सही है, रितेश कुमार का भी आंसर सही है। ये वाला देखिए, एमटीएस में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक
के शासनकाल में हेमसांग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था? कल ही पढ़ा हुआ है आपने। किस शासक के टाइम पीरियड में चाइनीज यात्री हेमसांग जो था उसने कांची का दौरा किया था? यह शासक कौन थे? सिंहवर्मन प्रथम, नरसिम्हवर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन द्वितीय या फिर नरसिम्हवर्मन प्रथम? हिंट आपको दे सकता हूं, मैंने आपको बताया था यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासकों में से एक था पल्लवों के। शिखा और सोनिया दोनों के आंसर सही हैं। नरसिम्हवर्मन की बात हो रही है। वेरी नाइस। ठीक है, नरसिम्हवर्मन की यहां पर बात हो रही है। कार्तिक का भी आंसर सही है। नरसिम्हवर्मन कौन शासक है? याद है मैंने आपको बताया था। ऊपर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया और पुलकेशिन को किसने हराया? नरसिम्हवर्मन प्रथम ने हराया था। यही कारण है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा नरसिम्हवर्मन प्रथम। साथ में महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण भी कराया। इन मंदिरों के बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी। इसमें इनको मंडल बोलते हैं और अलग अलग इमारत अलग अलग रथ के नाम से जानी जाती है। अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ और धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ। ये देखिए जीडी में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन। कह रहा है संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते थे, इनको क्या कहा जाता था? इनको क्या कहा जाता था? तो इनको दो नामों से जाना जाता था। भूमिहीन मजदूर जो होते थे जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है और साथ में इनसे दिन रात काम कराया जाता था। ठीक है, एक तरीके से शोषण होता था। इनको कदासियार या फिर अधिमाई भी कई जगहों पे कहा गया है। तो हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं उससे पता लगता है कदासियार या फिर अधिमाई के नाम से इनको दासों को जाना जाता था। अब यहां पर ये 5 नाम थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। जैसे कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते थे उनको कुरिंजी कहा जाता था। जो पशुचारण क्षेत्र होते थे जहां पर पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता था, बाग या बागान बहुत बड़े, बगीचे, ऐसी जगहों को मुल्लई कहा जाता था। कृषि वाली जो जमीन होती थी जिस पर खेती करी जाती थी उसे मरुथम कहा जाता था। कोस्टल एरियाज जो होते थे, समुद्री किनारे, उनको नीथल कहा जाता था। और जो बंजर जमीन होती थी, बिल्कुल सूखी हुई जमीन है जिस पर कृषि का कोई स्कोप नहीं है, उसको पलाई कहा जाता था। तो ये 5 नाम और आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए एमटीएस 24 में ही पूछा गया है, बिल्कुल ताजा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? आप वैसे आंसर कर देंगे इसका, कल ही आपने पढ़ा है। राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग द्वारा पराजित अंतिम चालुक्य शासक कौन था? बताइए, कल ही पढ़ा है आपने। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के शासक दंतिदुर्ग। एंड बाय द वे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फाउंडर है दंतिदुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट का फाउंडर है दंतिदुर्ग। जिसके बारे में आपने पढ़ा था। तो दंतिदुर्ग ने किसको परास्त किया? कुछ लोगों का कहना है सी और कुछ लोगों का कहना है बी, पुलकेशिन द्वितीय को। अच्छा, बी क्यों बोल रहे हो? पुलकेशिन द्वितीय को तो नरसिम्हवर्मन प्रथम ने हराया है, अभी हम लोगों ने बात करी। जो लोग सी बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। ठीक है, आशिफ अली सही है आंसर। कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय। कल वाली पीडीएफ एक बार फिर से पढ़िएगा आराम से। हेलो, हाँ संतोष नमस्ते, मैं कर रहा हूं 10 मिनट में, रुको। हाँ, ये देखिए सीजीएल में पूछी गई है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी उर्फ बादामी पर अधिकार किया और चालुक्यों को पराजित किया? यह कौन सा पल्लव शासक है जिसने बादामी को जीता? कोई बड़ा ही शासक होगा ना, हिंट दे रहा हूं आपको। शिव स्कंद वर्मन, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया क्या?
नहीं। परमेश्वर वर्मन, इनके बारे में पढ़ाया क्या? नहीं। सिंह वर्मन, इनके बारे में पढ़ाया क्या? नहीं। मैंने तो आपको नरसिम्हा वर्मन के बारे में पढ़ाया हुआ है। नरसिम्हा वर्मन प्रथम ही है जो कि सबसे शक्तिशाली इस वजह से कहलाता है क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय को हराकर इसने बादामी पर अपना अधिकार जमाया था। ठीक है, पूरे कर्नाटक वाले रीजन में। ठीक है, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है। अगर आपने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन 100% सही होगा। ये वाला देखो, सीजीएल 22 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में चोल राजा जो थे, जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम, इन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और उसमें सूर्यासन किससे प्राप्त कर स्थापित किया? पहली बात, सूर्यासन का मतलब पता है क्या होता है? यह भगवान सूर्य का एक प्रतीक होता है सूर्यासन, या आप बोल सकते हो एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 7 घोड़े होते हैं। ठीक है, ये जो 7 घोड़े हैं ये एक रथ से बंधे होते हैं और इस रथ में 12 जोड़ी पहिए होते हैं। ठीक है, भगवान सूर्य का यह प्रतीक माना जाता है। क्लियर हो रही है बात? तो इसी को क्या बोलते हैं? सूर्यासन बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राजेंद्र प्रथम ने जो शिव मंदिर की स्थापना करी, उसमें सूर्यासन ये कौन सी डायनेस्टी से लेकर आए थे? किस डायनेस्टी के शासकों से लेकर आए थे? चंदन और मिलिंद दोनों का कहना है चालुक्यों से लेकर आए थे। अरे भाई बिल्कुल सही बात है। वाक्टक तो इनके बहुत बाद में आए हैं, पाल भी बाद में आए हैं। ठीक है, और कलिंग से लाए हैं। जब सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है कि किससे प्राप्त कर लाए थे, चालुक्यों से लाए थे, सीधी सी बात है, आपने चालुक्य भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, यह वाला देखिए, सीपीओ 23 में पूछा गया है, ऐहोल की रावण फड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस वंश की स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं? विजयनगर अंपायर, अगर मैंने आपको पढ़ाया होता तो क्वेश्चन डालता। विजयनगर अंपायर तो है नहीं। होयसल मैं अपनी तरफ से हटा देता हूं, छोटी डायनेस्टी है, इन्होंने इतने बड़े काम नहीं किए हुए हैं। चालुक्य या फिर पल्लव, बताइए। 50-50 कर दिया है। ऐहोल की रावण फड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस वंश की स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं? किसने रावण फड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर की स्थापना करी है? एनी आइडिया? विवेक का कहना है पल्लव, आशिफ का कहना है पल्लव, ओके। जूली का कहना है चालुक्य। आप खुद ही देख लीजिए, जूली का आंसर सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐहोल के बारे में पढ़ाया हुआ है आपको। मैंने यह भी पढ़ाया है दुर्गा मंदिर, जिसके अंतर्गत मां दुर्गा का वो स्वरूप जिसमें वो हिरण्यकश्यप का वध कर रही हैं, कल की क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी को श्रेय जाता है? चालुक्यों को जाता है। चालुक्यों ने इस तरीके का मंदिर बनाया हुआ है। सीएचएसएल 23 में पूछा गया है क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता था? मंदिरों के बारे में डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखिए यह मंदिर है। ठीक है, ऊपर ये जो होता था, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कलश। ठीक है, ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? द्रविड़ शैली में इसी को विमान बोलते हैं। ठीक है, नगर शैली में इसी को शिखर भी बोला जाता है। पढ़ा है ना आपने? ठीक है, अगर नगर शैली का मंदिर है तो इस वाले हिस्से के मंदिर को शिखर बोलते हैं। अगर द्रविड़ शैली का है दक्षिण भारत की तो उसको विमान बोलते हैं। विमान या शिखर के जस्ट नीचे क्या आता है? दिस इज कॉल्ड गर्भगृह। इसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह। और गर्भगृह में ही भगवान की मूर्ति स्थापित करी जाती है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। जब आप मंदिर में एंट्री लेते हो, ठीक है, तो ये आपको प्लेंथ मिलती है। ठीक है,
प्लेन्थ के आप जैसे ही ऊपर आते हो तो आपको ये पहला कक्ष मिलता है, ठीक है। तो इस कक्ष को क्या बोलते हैं? जो पहला कक्ष है जिसमें जैसे ही आपकी एंट्री होती है, इसको बोलते हैं अर्धमंडप। अब इसके बाद के जितने भी कक्ष होंगे, ठीक है, ये सब क्या है? आपके मंडप कहलाते हैं। ये भी मंडप है, ये भी मंडप है, ठीक है। अब इन मंडपों के बीच में ये जो द्वार हैं, ठीक है, और एक यहां पे भी एक बड़ा द्वार है, ये सारे द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? अब तो नहीं भूलेंगे, ठीक है भाई? हाँ, विमान ऊंचा द्वार नहीं है। विमान वो बनावट है मंदिर की, वो ऊंची बनावट है या बिल्डिंग है जिसके अंदर गर्भगृह है, और गर्भगृह में भगवान की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। अगला देखिए, ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा गर्भगृह होता था, जितना बड़ा गोपुरम है, उस मंदिर को उतना ही विशाल माना जाता था। सर आपका टेलीग्राम लिंक क्या है? वरुण अवस्थी जीएस। ठीक है, हिस्ट्री की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जाकर सभी लोग। मजा आ जाएगा आपको देखकर कि इतने कंसाइज फॉर्म में पूरी हिस्ट्री दे दी है मैंने। इससे पहले आई एम वेरी श्योर आपने इतने कंसाइज और इतने शॉर्ट फॉर्म में हिस्ट्री नहीं देखी होगी। मतलब हिस्ट्री का निचोड़ मैंने आपको दे दिया है, जितना मैं उस पर मेहनत कर सकता था उतनी मेहनत कर दी है। और बड़े कलरफुल फॉर्म में हर तरीके से फॉन्ट डालकर, क्या आप देख रहे हो? इस तरीके से। तो जो आपकी हिंदी वाली है ये 15 पेज की बनी है। हाँ, दोनों ही 15 पेज की है। 15 पेजेस में कंप्लीट हिस्ट्री आपकी दे दी है, ठीक है। सर नहीं मिला, बहुत ढूंढा। टेलीग्राम क्यों नहीं मिल रहा है आपको? यूट्यूब से चले जाइए। यूट्यूब चैनल का नाम है वरुण अवस्थी। वरुण अवस्थी यूट्यूब चैनल पे आप जैसे ही जाएंगे, ठीक है, किसी भी वीडियो पे क्लिक करिए, उसके डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम का लिंक। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम खुल जाएगा। सर नहीं है पीडीएफ, ऐसे कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको अपने आपके सामने ही दिखा देता हूं। मुझे पता है मेरे नाम से कई सारे फेक अकाउंट बना दिए हैं कई बच्चों ने, उस पर पता नहीं क्या क्या बेचते रहते हैं, तो कई बार बच्चे वहीं पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से दिखेगा आपको। यही वाला है ऑफिशियल टेलीग्राम, ठीक है। डीपी भी देख लीजिए ध्यान से, नाम भी देख लीजिए, वरुण अवस्थी जीएस। ठीक है, अभी पिन करने की जरूरत ही नहीं है भाई, उसके बाद मैंने कुछ डाला ही नहीं है, कल शाम को अपलोड कर दी थी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। कल मैं क्लास लूंगा, कल क्लास होगी सैटरडे को मेरी, और कल की क्लास में ओरिजिन ऑफ इस्लाम कवर करेंगे। कल की क्लास में हम लोग मिडवल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है।
अजय शर्मा का कहना है मैंने देख लिया है, आकाश दुबे को भी मिल गया है। अगर 2-3 लोगों को मिल गया है मतलब अब सबको मिल जाएगा। ठीक है भाई। सर 2 क्लास लेना कब से स्टार्ट करेंगे? मंडे से होने लगेगी। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।